नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ राजस्थान के ऐसे खूबसूरत शहर में जिसका नाम भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम पे रखा गया है और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग लक्ष्मण जी को अपना कुल देवता भी मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भरतपुर शहर की, एक ऐसी ऐतिहासिक विरासत जिसे जाट राजा महाराजा सूरजमल जी द्वारा बसाया गया था। तो आइए मेरे साथ घूमते हैं भरतपुर शहर। सफ़र, जर्नी या कहो यात्रा, कहने को तो महज एक शब्द हैं, अल्फाज हैं, लेकिन यह दिलाता है हमें जीवन में नए एहसास, कराता है नित नए अनुभव। हमारी ये यात्रा हमेशा जारी रहती है, फिर वो चाहे मन से हो या तन से। और मेरा यात्री मन मुझे ले आया है आज एक नए पड़ाव पर, और ये पड़ाव कौन सा है ये आप जानने वाले हैं राइट हेयर राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव बंसल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव घुमक्कड़। डीक के महलों में आप सबका स्वागत है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, जो पुराने समय में भरतपुर की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर देखने के लिए अनेकों महल हैं, काफ़ी सारी जो प्लेसेस हैं वो इस डीक पैलेस में देखी जा सकती हैं। और साथ ही इस जगह को फव्वारों का महल भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा फाउंटेन आज भी मौजूद हैं, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज भी चलाए जाते हैं। अभी जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ये है गोपाल भवन, जो कि राजा का रेजिडेंट हुआ करता था। यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे। और इस महल की सबसे खास बात ये है, इस साइड से आप देखेंगे तो ये 1 मंजिला नज़र आएगा, दूसरी साइड से देखेंगे तो ये 2 मंजिला नज़र आएगा, और अगर इस साइड से हम देखेंगे तो ये 4 मंजिला नज़र आएगा। इसका जो सबसे निचला हिस्सा है वो हमेशा पानी में डूबा रहता है, क्योंकि ये पानी पत्थर है, जिसकी वजह से इस डीक पैलेस की जो नींव है उसे पानी की नमी की वजह से ये टिका रहता है, इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। इस डीक महल का जो फाउंडेशन है वो रखा था महाराजा सूरजमल ने 1756 में। और इस महल में आज के समय में कुछ इस तरह के फाउंटेन्स है, जो कि 2000 प्लस फाउंटेन्स हैं, जो कि बिना बिजली के चलते हैं। और ये पूरे पैलेस में इस तरीके से 2000 प्लस जो फाउंटेन्स हैं वो फैले हुए हैं, जो आज भी साल में 2 बार चलाए जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं गोपाल भवन का बैक साइड, जो कि राजा का रेजिडेंट था। ये एक तरीके का समार पैलेस था। और यहाँ पर एक जो है रूप सागर, और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो उस साइड जो है गोपाल सागर। यहाँ पर 2 ये सागर हैं। यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। एक जगह जब ये पानी फिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक फिल होने के बाद दूसरी जगह वापस वो पानी पहुंच जाता है। और इसकी जो नींव है वो पहली मंजिल जिसे हम कह सकते हैं वो हमेशा पानी में डूबी रहती है, क्योंकि ये एक पानी पत्थर
पैलेस है, इसे अगर पानी लगातार मिलता रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो ये मजबूती के साथ काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहेगा। अगर पानी इसे नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे करके इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। मेरे पीछे यहाँ पर जो एक देख रहे हैं, ये पुराने समय में राजा महाराजा का एक तरीके से गर्म पानी करने का गीज़र हुआ करता था, जिसमें यहाँ पर इसमें कोयले डालकर उसकी जो हीट हुआ करती थी वो वेप बनकर इस बॉक्स में पाइप्स के जरिए गर्म पानी जो है उनकी बाथरूम तक धीरे धीरे करके पहुंच जाया करता था। तो उस समय में जो है जो भी ये तकनीक थी वो बिना बिजली के उपकरणों से जो है उस समय पर संभव हो पाती थी। डी किले का मुख्य आकर्षण है यहाँ का निगरानी बुर्ज, जहाँ से न केवल पूरे महल को देखा जा सकता है बल्कि शहर का नज़ारा भी लिया जा सकता है। ये जो मेरे पीछे आप महल नुमा आकृति देख रहे हैं, ये है सावन महल, और एक इसी के गोपाल भवन के जस्ट पीछे है जो कि है भादो महल। इसमें दो महल बनाए गए थे, जहां पर राजा जो है भादो महल में भादो के समय और सावन महल में सावन के समय पर यहाँ पर अपना जो है टाइम स्पेंड किया करते थे। और यहाँ पर होता क्या है, ये यहाँ पर जितने भी जो फाउंटेन्स हैं, 2000 प्लस जो फाउंटेन्स है वो साल में 2 बार चलाए जाते हैं। जो फेस्टिवल होता है, पहले टाइम पर यहाँ पर जितने भी फाउंटेन्स चला करते थे तो राजा उस टाइम पर यहाँ पर बैठा करते थे और उन फाउंटेन्स का जो है मजा लिया करते थे। ये फाउंटेन्स साल में 2 बार चलते हैं, एक बार होली में ब्रज महोत्सव के दौरान और दूसरा सावन भादो के महीने में। अब यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं सूरज भवन। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये पूरा का पूरा जो महल है वो आगरा से लाया गया है। अब जानते हैं इस मैकेनिज्म को कि ये पूरा का पूरा महल आखिर आगरा से यहाँ पर कैसे लाया गया था। महाराजा सूरजमल ने आगरा पर अटैक किया था और आगरा में ये जो पूरा का पूरा महल है ये एक मदरसा बना हुआ था, जिसे महाराजा सूरजमल जो है आक्रमण करने के बाद आगरा पर उसे यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर लाकर उन्हें असेंबल कर दिया था। अब जानते हैं कि ये कैसे हुआ था मुमकिन। आप इसमें देख रहे होंगे कि जैसे मैं बताऊं आप लोगों को कि ये जितने भी महल के पीसेस हैं ये अलग अलग टुकड़ों में करके लाए गए। पहले इस पूरे मदरसे का जो है एक नक्शा बनाया गया था आगरा में ही, फिर उन्हें पीसेस के पी फॉर्म में जो है काट कर धीरे धीरे करके यहाँ पर लाया गया था और फिर उन्हें यहाँ पर असेंबल किया गया था। तो यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा महल जो है वो एज इट इज बहुत ही सफाई से यहाँ पर असेंबल कर दिया गया है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जितने भी पीसेस हैं यहाँ पर जो है छोटे छोटे छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है उन कीलों की मदद से उन सारे पीसेस को यहाँ पर असेंबल कर दिया गया था। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो ही हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो है इस सूरज भवन को यहाँ पर लाकर आगरा से असेंबल किया गया था। और इसी की तरह ये पूरा जो है मार्बल से, पत्थर से बना हुआ है और इसी की तरह सेम एक दूसरा जो इसका रेप्लिका है वो दूसरी तरफ बनाया गया है जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये मेरे पीछे बना हुआ था सूरज भवन और इसी का जो रेप्लिका बनाया गया है वो सेम बिल्कुल यहाँ पर जो सैंडस्टोन का है वो ये इसके साथ ये बना हुआ है। आप लोगों ने मेरे पीछे देखा ये था सूरज भवन और इसी का सेम टू सेम जो रेप्लिका बनाया गया है वो कि जो कि इसके जस्ट पीछे है ये बना हुआ है सैंडस्टोन का और जो कि बिल्कुल सूरज भवन की तर्ज पर ये बिल्कुल इसकी रेप्लिका जो है वो सैंडस्टोन से इसके सामने बनाई हुई है। तो पुराने समय में हम देख सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितने ज़्यादा कुशल कारीगर थे जो हर तरह के काम को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया करते थे। यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर जो है शेर इस पिंजड़े में रहा करता था जिसमें कि इसका जो एक साइड है वो दीवार की तरफ हुआ करता था। तो यहाँ पर राजा जो है बैठकर बहुत ज़्यादा आनंद लिया करते थे पूरे इस अपने पैलेस का। और यही वो पिंजड़ा है जहाँ पर शेर रहा करता था और इस वक्त यहाँ पर आज मैं हूँ।
ये है सूरज भवन का रेप्लिका जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है पूरा का पूरा। आज काफी अंधेरा है और इसमें देखा जा सकता है कि इसका जो छत का हिस्सा है वो इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पर जो है आवाज जो है इको कर रही है, थोड़ी गूंज रही है। ये बिल्कुल सामने वाले की कॉपी है। हाँ, वो मार्बल का बना हुआ है, ये सैंडस्टोन का बना हुआ है, वो आगरा से लाया गया था। ये है ना पूरा संगमरमर लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ पर इसी के साथ में ये देखेंगे, यहाँ पर एक ये पजल गेम बना हुआ है जो कि राजा उस समय पर खेला करते थे। ये उस समय का एक तरीके का पजल गेम भी है। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ जिससे ये पता चलेगा कि इस डीक पैलेस में जो फुहारों में पानी आता था बिना मोटर के या बिना इलेक्ट्रिसिटी के, वो कैसे आता था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी बड़ी दीवार बनी हुई है जो कि बेसिकली ये 6 लाख गैलन का एक टैंक बना हुआ है। ये पूरे का पूरा एक तरीके से तालाब है जिसमें कि पुराने समय में पानी भरा जाता था और पानी भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता था। और इस तालाब में 400 के करीब जो हैं छोटे छेद हैं जहां पर कि जब ये तालाब में पानी भर दिया जाता था पुराने समय में, तो कुछ लोग जो हैं इस पानी के अंदर जाकर वहां पर जो छेद हैं उनको जो डांट होती है, जैसे बोतल पे डांट लगी रहती है, तो उन डांटों को खोलकर उन्हें निकालकर वो छेद खुल जाते थे, जिसकी मदद से जो पानी का प्रेशर था वो धीरे धीरे जितने भी फाउंटेन्स यहाँ पर लगे हुए हैं उनमें वो पानी चलने लगता था, जिसकी वजह से जो फुहारे थे वो चलने लगते थे। और साथ ही यहाँ पर जब ब्रज महोत्सव का टाइम होता है तो वो जो फुहारे हैं वो कलरफुल रंगों से जो है चलाए जाते हैं, जिसमें कि होता क्या है कि जो छेद मैंने इसमें बताए हैं टैंक में, उन छेदों पर वो जो सूती कपड़े में रंग भरकर उन जगहों पर वो पोटली अलग अलग रंगों की लगा दी जाती है, जिसकी मदद से जब वो पानी पूरे फाउंटेन्स में जाता है तो वो अलग अलग रंगों में हम लोगों को नजर आता है। तो यही कुछ चीजें हैं जो यहाँ की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो इस डीक पैलेस को बहुत ज्यादा खास बनाती हैं। और जब वो फाउंटेन चलते हैं तब यहाँ का जो नजारा है वो देखने वाला होता है, क्योंकि चारों तरफ जो है रंगीन फाउंटेन्स जब चलते हैं तो वो नजारा बहुत ही खास होता है। पधारो मारे देश दी केसरिया बनम आवो। अब यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं आप किशोर भवन। इस भवन की अगर बात करें तो महाराजा सूरजमल और बाकी के जो मंत्रीगण थे वो इस सूरज भवन में जो है उनकी मीटिंग हुआ करती थी, जिसे बोला जाता था दीवाने खास। और यहाँ पर जो ये इसके बाहर का हिस्सा है ये बोला जाता था दीवाने आम, जहाँ पर कि आम जनता जो है बैठकर एक तरीके से उन लोगों को देखती थी, समझती थी। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे जो हैं लोहे के कुंडे जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बेसिकली यहाँ पर इन कुंडों की मदद से जो है यहाँ पर टेंट जो है लगाया जाता था, जिसमें कि जब जो आम जनता है यहाँ पर बैठी हुई होगी तो उन्हें यहाँ पर गर्मी में किसी तरीके से धूप में परेशान ना होना पड़े, तो इन सब चीज़ों की भी व्यवस्था इस जगह पर कर रखी थी। ये अब आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि डीक का पुराना किला है, जिसे महाराजा सूरजमल जी के जो पिताजी थे महाराजा बदन सिंह जी, उनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि आज के समय में ये जो किला है वो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। ऊपर जाने की किसी तरीके से कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि ऊपर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और यहाँ से ही काफ़ी दूरी से मैं देखूंगा
तो वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है जो कि डीक किले की चोटी पर आज भी स्थित है। और कहा जाता है कि वो जो तोप है वो सिर्फ एक बार ही चलाई गई थी। डीक पैलेस देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। लगभग आप यहाँ 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा पैलेस जो है वो आसानी से कवर कर लेंगे। और डीक पैलेस में यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी सारे पैलेस बने हुए हैं, यानी कि किलानुमा आकृतियाँ बनी हुई हैं जिसे यहाँ पर आराम से देखा जा सकता है। पूरा का पूरा जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा शांति और सुकून देने वाला है। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो इस जगह पर आना बिल्कुल भी मिस ना करें। पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवो नी। पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवो पधारो ये जो पूरा पीछे का हिस्सा है ये गोपाल सागर का है, जो कि पूरा डीक का जो पुराना किला था वो सारी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर मेरे पीछे देखे जा सकती है, जो कि आज के समय में पूरी तरीके से जर्जर हालत में हो चुकी है। यहाँ अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं नंद भवन। नंद भवन में आज के समय में एक म्यूज़ियम टाइप उसे बनाया हुआ है, जिसमें कि पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे और यहाँ पर जो उस समय पर जो पहलवानी थी वो अंदर उस जगह पर चला करती थी। और बाहर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक काफ़ी बड़ा कुंड सा बना हुआ है जिसमें कि पानी भरा जाता था। जब जो कुश्ती करके जो पहलवान जब बाहर आते थे तो उनके कपड़े और उनका जो सारा शरीर था वो गंदा हुआ करता था मिट्टी में, तो यहाँ पर वो आकर नहा लिया करते थे। तो यहाँ पर इस नंद भवन की खासियत उस समय पर ये थी। डीक पैलेस के म्यूजियम्स में भरतपुर के सभी जाट राजाओं की वंशावली के रूप में जिन्होंने भी भरतपुर पर राज किया उन्हीं सब 13 पीढ़ियों की तस्वीरें, उनके अस्त्र शस्त्र व अन्य सामग्रियां आज भी पूरे सम्मानित तरीके से बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके यहाँ के प्रशासन ने रखी हुई हैं, जिन्हें देखना काफ़ी दिलचस्प भी है। जाट शासक महाराजा सूरजमल और जवाहर सिंह जी द्वारा बनवाए गए भरतपुर के डीक पैलेस भरतपुर किंग्स की गर्मियों के रिजॉर्ट हुआ करते थे। भव्य महलों में महाराजा के निजी कक्ष, साथ ही शतरंज खेलने का कक्ष और भारतीय व यूरोपियन पद्धति से भोजन खाने की भी व्यवस्था अलग ढंग से की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर शाही पंखा और साथ ही एक बहुत बड़ा कूलर जो कि 2 सेवादारों की मदद से हाथ से चलाया जाता था। महारानियों के लिए शुद्ध सागौन से बनी लकड़ी की बहुत ही सुंदर व आलीशान ड्रेसिंग टेबल वो भी यहाँ पर आज के समय में मौजूद है। शेर की खाल से बनी हुई वेशभूषाएं, तिथियों के बैठने के लिए विशेष रूप से कक्ष आज भी बहुत सुव्यवस्थित ढंग से इन इमारतों में इन सब चीज़ों को रखा गया है। वो काफ़ी हरियाली से काफ़ी साफ सुथरा बना हुआ है। डीक पैलेस का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है।
फ्राइडे को ये क्लोज रहता है और 25 रुपये का पर पर्सन का यहाँ पर टिकट है फॉर इंडियन टूरिस्ट। यहाँ पर आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बेसिकली ये मस्ट विजिट प्लेस है, तो यहाँ पर ज़रूर आइए।